हो यही रहा है पूरा। तो कहने का आशय सर यही है, अगर बात के हम लोग लंबी चर्चा कर चुके हैं, बात के निष्कर्ष की तरफ बढ़े, तो पार्लियामेंट में ये जो संघर्ष बचाओ समिति है, तो संघर्ष को समिति को ये सोचना पड़ेगा संविधान की हत्या कौन कौन कर सकता है। तो जहां संविधान की हत्या हो सकती है वहां अपने लोग खड़े कर दो, संघर्ष संविधान बचाओ संघर्ष समिति का काम हो गया। तो संविधान की हत्या कहाँ हो सकती है? संविधान की हत्या हो सकती है जुडिशरी में, क्योंकि जज समाज का व्यक्ति होता है। तो संविधान की हत्या की संभावना है जुडिशरी के अंदर। अपने एडवोकेट खड़ो करो, अपने समाज के एडवोकेट वहां तैयार करो, वो संविधान को बचा लेंगे। पार्लियामेंट में आप जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में हूँ। अच्छा। दूसरा जो है क्या कहते हैं, संविधान की हत्या हो सकती है पार्लियामेंट में। तो जो कांग्रेस के टिकट लेके कांग्रेस से जाएगा, जो बीजेपी का टिकट लेके बीजेपी से जाएगा, बीजेपी वाले उसको जिताएंगे, तो उसके मुंह में जबान कहाँ से आएगी सर? संविधान बचाओ संघर्ष समिति, भाई रिजर्व सीट है, तो वहां पर बीजेपी से भी 80 का खड़ा होगा, कांग्रेस से भी 80 का खड़ा होगा। अगर आम जनता पर संघर्ष संविधान बचाओ संघर्ष समिति की पकड़ है, तो वो सीधे कह सकती कि यहाँ पर हम जो है कांग्रेस के इस प्रत्याशी को इस वजह से समर्थन करेंगे। तो उसको भी लगेगा यार मुझे अपने समाज के लिए बात करनी है संसद में पहुंच के। अभी हमने पिछले चुनाव में एक कैंडिडेट को यहाँ से जिताने का काम किया है बिहार से। अच्छी बात है। वो कांग्रेस के एक प्रत्याशी। अच्छी बात है। और वो उनका नाम है मनोज कुमार। जी जी जी। वो जगजीवन बाबू के सीट जो थी वही से उनको जिताया गया। जी जी जी। सासाराम क्षेत्र है वो। और सर आप तो ऐसी भूमि से बिलोंग करते हैं जो क्या कहते हैं हमारे बौद्ध इतिहास की या ज्ञान की भूमि रही है? उसका तो एक अपना स्वर्णिम गाथा है ना। मगध को कोई भूल सकता है क्या? है या मगध साम्राज्य को कोई भूल सकता है? जो साला जो है क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं भारत की तो क्या कहते हैं आर्यावर्त उसकी बात करते हैं, तो वो तो आर्यावर्त तो हमारा अफगानिस्तान और वो कंधार तक वो वहां तक लगता था। तो भारत में और जहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष राज्य नहीं था वहां पर हमने धर्म के माध्यम से कब्जा कर रखा था। तो अगर बिहार के लोग कहीं ना कहीं अगर करेंगे तो जो बुद्ध की धम्म तरंगे हैं वो तो उनका साथ देंगे। करने की बात है, धम्म तरंगे समाप्त नहीं होती है सब, करने पर आएंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर आजकल बड़ा एक बढ़िया काम चल रहा है, आप सब संविधान बचाओ संघर्ष समिति में कुछ जो है वो क्या कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस ग्रुप से भी हम जो जुड़े हुए हैं, है ना। तो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया बात है। अब भाई मैं यूपी के हरदोई से बिलोंग करता हूँ, तो अब हम उन तथ्यों को आपको दे सकते हैं कि साहब जो है किस तरह से आप लड़े, कैसे लड़ने के तरीका बता सकते हैं। हम कलम के सिपाही हैं, डंडे के नहीं है साहब। जी हमेशा आपसे बातें होती रहेंगी। अब आप जो है हमें एक मार्गदर्शन के रूप में आप काम करेंगे, और मैं पूरे संगठन को ये नंबर ये दे दूंगा कि हमारे वकील जो है अधिवक्ता जो हैं सुप्रीम कोर्ट के कमलेश कुमार मित्रा जी हैं, और एक अच्छा मार्गदर्शन करते रहे हैं। वो हमेशा हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। और आज से ही मैं सारे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको नंबर दे दूंगा, और आपसे बातें करेंगे लोग, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी बात करेंगे लोग, और हमेशा आपसे बातें होती रहेंगी। आपका नंबर सेव हो गया है, मैंने कल ही कर लिया है। स्वागत। तो
बहुत आभार व्यक्त करते हैं और लाख लाख स्वागत करते हैं आपको कि आप हमारे समाज के एक मार्गदर्शन के रूप में हैं अभी, और दिल्ली में अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट का। कभी दिल्ली आते हैं तो आपसे बात भी करेंगे। आइए, स्वागत है हमारे गरीब खाने पर, आइए, जो हमारे पास होगा मिलेगा। जी जी, वैसे तो नेशनल दस्तक जो है गौतम रत्ना साहब बुलाते रहते हैं हमें। अच्छा। और क्या फिर अशोक दास एक है हमारे पत्रकार हैं दलित दस्तक के, या फिर शंभू सिंह जो साहित्यकार हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं हम हमेशा। सभी लोग से जुड़े हुए हैं। और जो है सतनाम सिंह जो है हमारे साहित्यकार जो हैं, आप नाम जानते होंगे उनको। जी। सतनाम सिंह को जी। एक अच्छा लेखक है अपने समाज का। जी। देखिए सर, एक निवेदन करूंगा। साहित्य लेखन और विधि लेखन, जमीन पर संघर्ष और विधिक संघर्ष, इनमें बड़ा अंतर होता है। जी जी। हमारे जितने न्यूज से जुड़े हुए अच्छे साहित्यकार हैं जी, ये समाज को मोटिवेट तो कर सकते हैं। इनको कई बार लगने लगता है कि मैं सब जानता हूं, लेकिन जहां तक विधि की बातें आती है ना, विधि की बारीकियों को पकड़ने में जब हमारे लोअर कोर्ट के अधिवक्ता जो कि LLM है मिस्टर दिनेश से चूक हो सकती है, तो फिर जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है उनसे तो हो ही सकती है। हम भी संविधान को पढ़ते थे जब इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर थे, एक अलग दृष्टिकोण था। आज सुप्रीम कोर्ट के AOR की हैसियत से जब हम इसको पढ़ते हैं जी, तो एक अलग दृष्टिकोण है। इन्होंने अच्छा सतनाम सिंह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हत्या का प्रमाणित दस्तावेज की किताब लिखे हैं। संत गुरु रविदास की हत्या के प्रमाणित दस्तावेज लिखे हुए हैं। आपने पढ़ा है? रेजिमेंट एक किताब लिखे हुए हैं। आपने पढ़ा है डॉक्टर अंबेडकर की हत्या का दस्तावेज? क्या पढ़ा है आपने? उसमें बहुत सारे चीज पढ़े हुए हैं। अरे आपने जो पढ़ा है वो संक्षेप में हमको 2 लाइन में समझा दो। किसने डॉक्टर अंबेडकर की हत्या की? 2 लाइन में बता दो बस, ज्यादा लंबा। जो सविता अम्बेडकर जो है, जब उनकी मौत होती है सुबह में अम्बेडकर साहब का, तो एक तो अम्बेडकर साहब को छूने नहीं दे रही थी। जो कपड़ा डाल रखी थी वो देखना चाहता था कि अम्बेडकर साहब कैसे मर गए हैं। चादर हटाना चलता वो, और रोने और चिल्लाने लगती थी कि उनके छुओ मत। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इनकी लाश जो है दिल्ली में ही दफनाई जाएगी, लेकिन उनका अनुयायी का कहना था कि ये नहीं, ये जाएंगे महाराष्ट्र जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए। नमूना का 2 लाइन में बताएं बस, ज्यादा लंबा नहीं। तो ये तो आप मानते हैं कि हत्या वो सविता अम्बेडकर ने की? नानक चंद्रत्तू जो रात में जो उन्होंने पूछा। नहीं सर, आप बताइए, आपके पास जो रिपोर्ट है वो बताइए हमको। सरकमटेंसेस एविडेंस मत दीजिए, हम सरकमटेंसेस एविडेंस पर नहीं जानना चाहते। हम सिंपली जानना चाहते हैं हत्यारा कौन? हत्यारा तो वही सविता अम्बेडकर है ना साहब, गलत कह रहे हैं आप। वो हत्यारे को बचाने में सम्मिलित है, हत्यारा नहीं। और इसके मुख्य हत्यारा तो अम्बेडकर और ये और लोग हैं। सर आपको सतनाम जी ने लिखी है? हाँ, तो उनसे कहिए त्रुटि सुधार कर लें, ठीक है? उन्होंने जितने सरकमटेंसेस एविडेंस दिए, वो सरकमटेंसेस एविडेंस जो है हत्या में हत्यारे तक नहीं पहुंचाते। ठीक, मैं
अरे सुनिए सर, हत्या का जो सबूत उन्होंने दिखाया अरे उसमें लिखा सर हुआ सर है। मैं आपको 2 लाइन में बता दे रहा हूँ। हम्म, बाबा साहब की हत्या पार्लियामेंट के कॉरिडोर में जाट राजा की बंदूक से हुई है। बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही कह दिया था उससे कि ऐसा है, अब आप राजा नहीं रहे, टाइम से पार्लियामेंट आया करो। सिर्फ इतने पर उसको लग गई और जो है उसने जो है बाबा साहब को गोली मार दी पार्लियामेंट की जो वो उसमें लॉबी में। ये सर इसकी कोई साइट है? साहब कहाँ से निकालोगे? हम सुप्रीम कोर्ट के लोग जो है जुबानी जो है एडवोकेसी, और ये जो बता रहा है वो जाट राजा का हमारा क्या कहते हैं खानदानी था, बोला इसलिए हम लोग अम्बेडकर से नफरत करते हैं। जाट राजा की कहानी है सर, लेकिन जो सतनाम सिंह ने लिखा है अरे सतनाम को मारो गोली। हम पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट के लोग जो है जो कागज पे लिखते हैं वो अलग होता है, और जो है क्या कहते हैं एक्चुअल कहानी कुछ और होती है। जब हम लोग केस बनाते हैं ना, केस की ड्राफ्टिंग करते हैं, एक्चुअल कहानी कुछ और होती है और जो है कागज पे लिखते कुछ और है। तो सतनाम जी क्या जानेंगे? तो जो चीजें जुबानी हम लोगों के पास कंठस्थ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके कोई आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे। अगर वो नहीं देने कपड़ा हटाने दे रही तो क्योंकि बाबा साहब को गोली लगी थी और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। जी, पोस्टमार्टम कराने की बात चल रही थी तो हाँ, पोस्टमार्टम इसीलिए नहीं कराया गया क्योंकि उनकी मृत्यु का कारण में गोली सामने आ जाती, और वो एक तो केवल एक छेद था, बीमार तो वो पहले से ही चल रहे थे जी। और चूंकि वो क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और उस समय गांधी की हत्या हो चुकी थी, देश पहले बवाल से जूझ रहा था हिंदू मुस्लिम के, या वो कहीं हिंदू जो है हिंदू और दलित ना हो जाए, इस फाइट को रोकने के लिए सविता अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, जो उसने रोग आके जो है उस हत्या के राज को खुलने नहीं दिया। वरना जो है जैसे पाकिस्तान अलग हुआ दिखा, पाकिस्तान अलग हुआ देख रहा, महाराष्ट्र भी अलग हो जाता उसी क्षण। तो अभी तक तो हत्या का रहस्य पता ही नहीं चला, सीबीआई से जांच कराने की मांग भी पेंडिंग रह गया। कुछ भी कर लो, अब तो जो है एविडेंस देने वाले भी नहीं है, ये तो हम आपको जुबानी बता रहे हैं। हमसे भी कोई अगर मांगेगा तो हम बहुत ज्यादा उस व्यक्ति का हमारे पास फोन नंबर है जो उस खानदान से ताल्लुक रखता है। उसी के बाद जो है पार्लियामेंट में जो है क्या कहते हैं आर्म्स लाना बैन कर दिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो है हथियार लेकर नहीं घुस सकते, भले सांसद हो। जी जी, आप निकाल लीजिए और उन कारणों की खोज कीजिए, उस कारणों की खोज कीजिए कि पार्लियामेंट में कब से हथियार लाना बंद किया गया और क्यों किया गया, आपको मिल जाएगा। तो सर आपके कथनानुसार उसी समय से बंद कर दिया गया होगा जिस समय जाट जो हाँ उसके बाद से बंद कर दिया गया, उसी के बाद से बंद हो गया, उसी के बाद से बंद हुआ। उसका क्या नाम था? नाम है लेकिन अभी हमारी जुबान पर नहीं। सर बताइएगा कभी याद करके, है ना, हमारी जुबान पर नहीं है। तो वो क्या कहते हैं देश आजाद हो जाने के वो उसके बाद उसको ये बात लग गई, वो तो जाट तो सब अक्खड़ होते हैं ना जी, वो तो राजा है, जब इच्छा होगी तब आएंगे, और देश भाई आजाद हो गया है और नया संविधान लागू हो गया, अब आप राजा नहीं रहे, टाइम से आया करो पार्लियामेंट। तो उसको लग गई रियासत के राजा थे वो है, यही राजस्थान की थी, राजस्थान की रियासत थी। अब जैसे चौहान खानदान का हो, जैसे कुंडा के राजा का आपको पता है जिसको मायावती ने नाको चने चब्बा दिए? हाँ हाँ उसको जानते हैं। हाँ उसने जब तक मायावती ने नाको नहीं चने चब्बाए तब तक उसकी रियासत अलग चलती थी और उत्तर प्रदेश का कानून अलग चलता था। जी जी उसको जानता हूँ। और आज भी जो है जहाँ तक उसकी चलती है वो अपनी चलाता है। वो तो बाद में अखिलेश यादव ने थोड़ा उसको हल्के किया। अच्छा, जब से ये क्या कहते हैं ये बैठ गया योगी आदित्यनाथ, तब से तो वो राजा फिर हो गया।
और राजा भैया नाम था उसका। हाँ, राजा भैया। तो इसी तरह से बहुत से हमारे जो राजा हैं जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने जी। कुछ किसी मजबूरी के कारण, अंग्रेजों के दबाव के कारण या पटेल की धमकी के कारण जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन उनकी अंतर चेतना उसको स्वीकार नहीं कर पाई। इसीलिए तो पीवी पर्स चलता रहा, लंबे समय तक पीवी पर्स चलता रहा जी। और जब पीवी पर्स चलता रहा, जब इंदिरा गांधी को जब गुस्सा आया कि ये साले राजा मान नहीं रहे किसी बात को, उनने तुम्हारा पीवी पर्स ही खत्म कर देते हैं, 2-4 साल में जो है तुम्हारा जब पैसा खत्म हो जाएगा तो बुद्धि हरी हो जाएगी। जी। नहीं तो वो पार्लियामेंट से तो अपना वो विधायक निधि लेते ही लेते थे और पीवी पर्स की अलग से लेते थे। रजवाड़ा जो उन्होंने विलय पत्र साइन किया था, उसमें एक सहमति बनी थी कि इतना जो पैसा आपको जो है हर साल दिया ही दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। उसके बाद जो पार्लियामेंट के जो वेतन मिलता था वो तो अलग से मिलता था। तो इस तरह से डबल 3-3 तनख्वाहें ये लोग उठाते रहे, इसलिए राजा हो गए। तो बहुत सी बातें सर अभी बाकी हैं, कुछ चीजें लिखित हम आपको दे सकेंगे, बहुत सी चीजें लिखित नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं एक अधिवक्ता की मजबूरी होती है अपने क्लाइंट को बचाना, और क्लाइंट को बचाना है तो कागज पर कुछ और लिखता है और एक्चुअल कहानी कुछ और होती है। इसी तरह हम लोग जो है आपस में एडवोकेट केस को जो बैठ के बतियाते हैं तो कहानी अलग होती है और कागज पे लिखा कुछ और जाता है। ठीक है। सविता अम्बेडकर ने जो किया वो राष्ट्र हित में बहुत अच्छा कदम था, वरना उस समय तुरंत महाराष्ट्र अलग हो जाता। देश में एक नया जो है विभाजन रेखा खिंच जाती, वहां पर फिर नया एक बॉर्डर बनता और फिर वहां रक्तपात होता। हम जैसे यूपी के दलित कहाँ जाते, आप जैसे बिहार के दलित कहाँ जाते, काट डाले जाते या फिर मनुस्मृति काल में भेज दिए गए होते। तो वो सविता अम्बेडकर के उस योगदान को सकारात्मक रूप में याद कीजिए। उंगली करने से कोई फायदा नहीं, मर गया व्यक्ति तो वापस आएगा नहीं जी। हम आज जिस स्थिति में है उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं ये सोचना है, देश बनाना है। ये आरएसएस और बीजेपी की तरह पुराने जो है चीजें उखाड़ के कि मस्जिद कह दो, मंदिर का निकालो, ये सब चुतियापे वाली बात है जी। जब वक्त था तो तुम अपनी लड़कियों को सुलाते रह मुस्लिम राजाओं के पास, और आज तुम जो है तुर्रम खा बन रहे हो। तो ये चीजें जो है, और आज अगर तुम अपनी लड़कियों को जो सुलाते रहे तो ये सब तुम्हारे फुफेरे भाई हैं। फुफेरे भाइयों से क्यों झगड़ा? तुम्हारे हिंदू में प्राविधान है कि जो है दूसरी औरत का जो है वो क्या कहते हैं जो सगोत्री नहीं है वो युवराज नहीं हो सकता, राजपूत होगा। मुस्लिमों में तो ऐसा नहीं था। मुस्लिमों में तो ये जोधा का लड़का जो है उसको शाहजहां को ही उसने राजा बना दिया, उसने तो कहीं आपत्ति नहीं की कि नहीं ये तो ठकुरानी से आया है, हम इसको राजा नहीं बनने देंगे। उनके यहाँ तो गुलाम वंश चला कि खरीदे जाते थे, वो भी राजा हो सकता था। तुम्हारे हिंदू में ऐसा है कि स्त्री छत्री पुरुष से उत्पन्न हुआ व्यक्ति वही राजा बनेगा, बाकी जो स्त्रियां आएंगे उनसे बस उत्पन्न हुए बच्चे सब राजपूत कहलाएंगे, कभी राजा नहीं हो सकते। सेवा में लगे रहेंगे, मरने के लिए है, युद्ध लड़ने के लिए है, राजा होने के लिए नहीं। तो बहुत सी चीजें सर ऐसी हैं जो हमारे क्या कहते हैं समाज शास्त्र से रिलेटेड है। समय समय पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा हम लोगों ने 1 घंटे से ज्यादा की चर्चा कर ली है। फिर हम लोग करेंगे चर्चा, और मैं कोशिश करूंगा आज अच्छी बातें निकल कर आई हैं ये समाज के पास जाएं और हम लोग देश के लिए एक नई दिशा स्थापित कर सकें। इसीलिए मेरा पहला प्रश्न था कि संविधान बचाओ समिति या संघर्ष समिति के मतलब से आप क्या समझ रहे हैं, क्या चीज बचाना चाह रहे हैं, कागज या व्यक्ति? व्यक्ति बचेगा वो महत्वपूर्ण है या केवल कागज बच जाए, कागज की लाइनें बच जाए?
तो ये संघर्ष समिति को सोचना पड़ेगा, नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। हमारा सहयोग हमेशा रहेगा एक अधिवक्ता की हैसियत से। जी जी, मैंने दिल्ली में जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ धरना भी दिया था। ठीक है, दे सकते हैं। ईवीएम दूसरा इशू है। अब एक चीज हमको ये दिया बताइए। था मैंने, अरे दिया था सर, 6 महीने पहले। सर हमको ये बताइए, अमेरिका, यूरोप, छोटे छोटे देश हैं, जी वो अपना वो इलेक्शन करा सकते हैं, क्या कहते हैं, उससे बैलेट पेपर से। मैं तो चुनाव की काउंटिंग में गया हूँ, 72 घंटे सालों ने हमको सोने नहीं दिया था। कहा था ये मतपत्र गिनो। हम लोग तो अपनी गाड़ी लेके भाग आए थे और ये बोल दिया था उसको, कमिश्नर और उसको जो भी डीएम था, मैंने जो उखाड़ मिले से उखाड़ लो, 72 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं, अब हमारे बस से नहीं होगा, तुम्हें एफआईआर करना कर दो, क्योंकि काउंटिंग पूरी नहीं हुई थी और वो इलेक्शन तो प्रधानी का था। तो इतनी दिक्कत होती काउंटिंग में, हम जानते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अरे सुनिए सर, दूसरी चीज बता रहा हूँ। जिस सत्र में, जिस ईयर में इलेक्शन होगा, कितने पेड़ काटे जाएंगे, पढ़ने की किताबों की कमी पड़ जाएगी, बच्चों की स्टेशनरी महंगी हो जाएगी। कभी इस दृष्टिकोण से सोचिए। केवल ईवीएम हटा देना सोल्यूशन नहीं है, आगे पीछे भी सोचना पड़ेगा। ईवीएम में गड़बड़ियां कैसे होती हैं? हमने तो उनको एक और सुझाव दिया था, जहां आपने वीवीपैट लगा रखा है, पैरेलल जब आप जो है क्या कहते हैं काउंटर लगा दीजिए। वीवीपैट कहाँ लग रही है? सब जगह कहाँ लग रही है? वो कुछ जगहों पर लगा कर सेट कर देता है, और जगह नहीं लगाता। सर मैं चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भली भांति जानता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर एक वीवीपैट पे लोगों को विश्वास नहीं है, ठीक है, तो एक जो है इसको काउंटर कहते हैं, वोट काउंटर। वोट काउंटिंग में एक मशीन जो है वो तो आपकी कंट्रोल यूनिट हो गई, दूसरी एक होता है काउंटर। ठीक, आप काउंटर लगा दीजिए जी। दोनों चिप को जो है अलग अलग कंपनी से अलग अलग स्थान पे मैन्युफैक्चर कराइए। ये जो ये काउंटर की जो है वो सिंपल काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5 में, वो सिंबल के साथ नहीं करेगा। ठीक है, वो उसकी चिप को छेड़ा नहीं जाएगा। इसमें आपको चूंकि सिंबल देना होता है, आप छेड़ते हैं इसको, तुरंत आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। दोनों की आप काउंटिंग को ट्रेस करा लीजिए कि पहले नंबर को वोट मिले हैं, वो जो क्या कहते हैं कंट्रोल यूनिट से आ रहा है, काउंटर से आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, आसानी से पकड़ा जाएगा। तो आप ये तो कर सकते हैं। आप अगर तुरंत आप इतने पेड़ों को इकट्ठा कटवा देंगे, और जहाँ इलेक्शन होता ही रहता है, स्टेशनरी कभी सस्ती होगी नहीं, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वैसे भी हमारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो सर हर दिशा में विचार करना पड़ेगा। ठीक है, वही हाल है जो है इसका क्या कहते हैं वन इलेक्शन वाला मुद्दा है। वन इलेक्शन वाले मुद्दे में जो बात मैं आपसे मुख्य रूप से कहना चाह रहा था, चुनाव वो क्या कहते हैं चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का जो एक कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने बनाया, मोदी ने बदल दिया। भाई क्यों भाई? विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री बैठ के जो है चुनाव को उसके क्या कहते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। क्यों नहीं तत्कालीन राष्ट्रीय पार्टियां अपना मत करेंगे? उस दौरान उस समय जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हो उनकी सभा जो इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति करे, उनकी सबकी सहमति से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होना चाहिए। भाई उस समय जैसे इस समय 6 राष्ट्रीय पार्टियां चल रही, 6 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि जो है मतदान से इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करें या सर्वसम्मति से करें। क्यों जो है क्या कहते हैं वो
एक मंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता करेगा, बाकी सब चूतियां हैं क्या? उनको जनता ने नहीं किया क्या? अरे भाई जितने राष्ट्रीय दल हो उस समय, क्योंकि राष्ट्रीय दल होने की एक कंडीशन है कि आपका 1% वोट जो है अन्य राज्यों में भी होना चाहिए और बाकी आपका 4% यहाँ होना चाहिए। तो चीजें तार्किक रूप से संविधान बचाओ समिति उठा सकती, ईवीएम के मुद्दे को के संदर्भ में जो चीजें चल रही है मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक पहलू देखा जा रहा है, दूसरा पहलू नहीं देखा जा रहा है। हम अभी शिक्षा की जो अभी आपने बात उठाई है, ये शिक्षा वाले लोग कहाँ जाएंगे कि स्टेशनरी इतनी महंगी हो जाएगी, उस साल तो किताबें छपेंगी नहीं, किताबों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत सी सब चीजें हैं, आगे पीछे भी देखना है। चलिए सर, बात करते हैं फिर अगले टाइम में। जी 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 जी। तो संविधान बचाओ समिति को अपने विषय डिसाइड करने चाहिए और संघर्ष कैसे करना है। बाकी आप लोगों भी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, बाकी हमारा भी सहयोग रहेगा। जी, बहुत बहुत आभार है। आपसे जुड़े रहेंगे, हमेशा बात करेंगे आपसे। जी स्वागत है जी। ओके, क्या मैं इसको अपने YouTube चैनल पर डाल सकता हूँ चर्चा को? डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। डालिए, बहुत अच्छा। जी ओके, वेलकम। ठीक है सर, जय भीम। जय भीम।